स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड मैकेनिक्स के पार्ट 3 एमसीक्यू में। अगर आपने इससे पहले दोनों फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से आप दोनों पार्ट को देख लीजिए। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है मैं उसको कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊँगा जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए कि देखिए, एग्जाम में अगर आप चीटिंग के भरोसे भी बैठे हैं तो चीटिंग के जरिए अगर आपको फार्मूले याद नहीं रहेंगे या फिर न्यूमेरिकल डायरेक्टली आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे तो आपको तरीके मालूम होने चाहिए। हालांकि चीटिंग करनी अच्छी बात नहीं है, तो आप वीडियो को कॉन्सेप्ट के साथ देखिए। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या फिर अदरवाइज कोई भी एजुकेशनल न्यूज़ हो मैं आपके पास पहुँचाते रहूँ। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक आदर्श मशीन के लिए, जो आदर्श मशीन होती है उसके लिए ऑप्शन ए दिया है यांत्रिक लाभ वेग अनुपात के बराबर होता है, या फिर बी दिया है यांत्रिक लाभ वेग अनुपात से अधिक होता है, सी दिया है यांत्रिक लाभ वेग अनुपात से कम होता है और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको मालूम होगा जो आपका होता है वेग अनुपात वी आर इक्वल टू क्या होता है वाई अपान एक्स। अब देखिए, यहाँ से देखिए आपको मालूम है यांत्रिक दक्षता जो होती है, यांत्रिक दक्षता मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो होती है। अब देखिए, यहाँ अगर यांत्रिक दक्षता को ईटा से डिनोट करते हैं, अगर इसको पक्षांतर कर दे ईटा इंटू वी आर इक्वल टू एम ए, ठीक है। और ईटा को अगर आप हटा दें तो वी आर इक्वल टू एम ए, मतलब जो आपका वेलोसिटी रेशियो वी आर होता है, वेलोसिटी रेशियो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एम ए मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल होता है। देखिए, इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, यांत्रिक लाभ वेग अनुपात के बराबर होता है, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, उसको ट्रिक के साथ याद रखेंगे तो आपको भूलने के चांसेस मतलब कम रहेंगे। अगर ऐसे आप याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने में काफ़ी गड़बड़ दिख रहा होगा, लेकिन इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। देखिए, ईटा एन इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब आपका जो यांत्रिक लाभ होता है, और वेलोसिटी रेशियो जो वेगानुपात होता है। तो अगर आप इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से इक्वल हो जाएगा, वेगानुपात जो हो जाएगा वो मैकेनिकल एडवांटेज के हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। बढ़ते हुए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है, निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और वो ऐसे क्वेश्चन को टिक करके आते हैं जो अदिश राशि है। ये नहीं का ऑप्शन आप सही से नहीं पढ़ पाते हैं। इसमें देखिए क्या है, निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है का क्या मतलब है, अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश होगी, ठीक है। तो सदिश इसमें से कौन है, आप देख लीजिए, ढूंढ लीजिए सदिश इसमें से कौन है। आयतन जो हो गया, आयतन होगा नहीं, द्रव्यमान होगा नहीं, लंबाई होगी नहीं, बल एफ इक्वल टू एम ए, एफ ये क्या है आपका एक सदिश राशि है, मतलब अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश राशि है। तो सदिश राशि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बल एफ इक्वल टू एम ए। अब देखिए, इसका मात्रक एफ इक्वल टू एम ए होता है तो एम द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा, और ये त्वरण होता है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका कई तरह से बल का न्यूटन भी हो जाएगा। तो कई तरह से आपका डाइन में, सीजीएस में किसी तरह का आपको पूछ सकता है। तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइए और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ठीक से देख लीजिए। दोनों पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हम आज देख रहे हैं इस वीडियो में थर्ड पार्ट, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। देखिए, कार्य करने की दर को, जो हम कार्य करते हैं उसकी दर को, जैसे मान लीजिए कि कार्य करने की दर को, तो आपको मालूम है पी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपान टी। तो यही तो हो गया कार्य करने की प्रति दर, मतलब कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो पी शक्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति। अब इसकी वीमा भी आपको से पूछ सकता है कि इसकी वीमा क्या होती है। तो इसकी वीमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी टू पावर -3। आप सब चीज़ याद रखिएगा, इसलिए कि देखिए एग्जाम में क्या पूछ देगा किसी को मालूम नहीं है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ देगा किसी को मालूम नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, जो आगे के न्यूमेरिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप न्यूमेरिकल पे जरूर फोकस कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मशीन को आदर्श मशीन कहा जाता है यदि इसकी दक्षता 100% होती है, यांत्रिक लाभ इक्वल टू वेगानुपात होता है, ए व बी दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपने पिछला क्वेश्चन शायद देखा होगा, पहला जो क्वेश्चन था या फिर दूसरा था, ये ऑप्शन आया था यांत्रिक लाभ इक्वल टू वेगा अनुपात होता है एक आदर्श मशीन के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको मालूम था, और ये दक्षता जो होती है इसकी 100%, इफिशियंसी जो होती है इसकी 100% होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। मतलब जो एक आदर्श मशीन होता है उसमें 100% दक्षता होती है, इफिशियंसी होती है, और जो उसका यांत्रिक लाभ होता है मैकेनिकल एडवांटेज वो इक्वल होता है किसके, वेगा अनुपात मतलब वेलोसिटी रेशियो का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साम्यावस्था वह बल है जो, साम्यावस्था वह बल है जो, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंड को संतुलन में लाता है, ठीक है। साम्यावस्था वह बल है जो पिंड को हमेशा संतुलन में लाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीमांत घर्षण के लिए, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, दिख नहीं रहा है। सीमांत घर्षण बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए सीमांत घर्षण बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसको कैसे, देखिए आपको मालूम होगा F इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर, ठीक है। F इक्वल टू, ये सीमांत घर्षण हो गया, F इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो देखिए इसमें आपको फार्मूले इधर उधर करके दिए हैं, तो F इक्वल टू म्यू इंटू आर, देखिए F इक्वल टू म्यू इंटू आर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी तरह के फार्मूले, कई तरह फार्मूले, मतलब इसको पक्षांतर करके इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, बट्टे में कर देंगे, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, फार्मूला आपको याद रहेगा। तो इसका आसानी से अब यहाँ पे देखिए जो F है आपका, ये सीमांत घर्षण हो गया, और म्यू जो हो गया ये घर्षण गुणांक हो गया, और आर यहाँ पे क्या हो गया, अभिलंब प्रतिक्रिया हो गई। आर यहाँ पे अभिलंब प्रतिक्रिया हो गई। इसको आप कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे तभी आपको, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि फिगर के माध्यम से हम चलिए आपको बता दें, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई ये तल हो गया, ठीक है। अब तल हो गया तो इस पर कोई वस्तु है, तो इसका भार क्या, नीचे की ओर W लगेगा, और यहाँ पे जो ऊपर होता है इसी के प्रतिक्रिया अभिलंब कहते हैं, इसी को R से डिनोट करते हैं। तो जितना भार नीचे लगेगा उसी के विपरीत दिशा में ये ऊपर की ओर भार अभिलंब प्रतिक्रिया होती है। अब देखिए तो यहाँ से कोई बल अगर हम लगाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से कोई बल इसको खींचेंगे, या फिर इधर करना हो या फिर इधर करना हो, खींचेंगे तो इस पर कुछ ना कुछ बल लगाएंगे, तो ये जो बल लगता है यही घर्षण बल, इधर की ओर घर्षण बल लगता है, ठीक है। ये बल अगर हम इधर की ओर खींचेंगे तो ये बल इसके विपरीत दिशा में लगता है। तो आशा करता हूँ आपको कंसेप्ट के साथ समझ में आ गया होगा। अब जो यहाँ पे देखिए जो F होता है डायरेक्टली, यहाँ पे जो F होता है, नियम होता है एक, F होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अभिलंब प्रतिक्रिया के। जब F प्रोपोर्शनल होगा अभिलंब प्रतिक्रिया के, तो इसमें अगर इक्वल करेंगे तो इसमें कोई गुणांक आएगा, तो वही म्यू आता है, जिसको घर्षण गुणांक कहते हैं, F इक्वल टू म्यू इंटू आर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल का नत कोण जिस पर वस्तु समतल से नीचे जाना शुरू करती है कहलाती है। देखिए इसको भी हम कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका तल हो गया इस प्रकार के, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई, इस पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है, इस पे कोई वस्तु रखी है, तो यहाँ पे एक थीटा कोण है मान लीजिए, तो यहाँ से वस्तु गिर नहीं रही है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा और क्या करेंगे, ऊपर इस तरह कर लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ से हो सके कि यहाँ से जब वस्तु इतनी ऊपर होगी, इसका थीटा कोण हो गया, तो यहाँ से वस्तु गिरनी प्रारंभ कर देती है। यही इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक समतल का नत कोण जिस पर वस्तु समतल से नीचे गिरना शुरू करती है, मतलब यहाँ पर पहले था यहाँ पर, तो इससे नहीं गिर रही थी, अब इसका कोण और बढ़ा तो इस पर गिरना, मतलब नीचे गिरना शुरू कर दिए, तो वह कोण क्या कहलाता है, वह कोण आपका क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है विश्राम कोण, ठीक है। वह क्या कहलाता है, विश्राम कोण, जिससे नत कोण, मतलब जिस समतल का नत कोण जिस पर वस्तु समतल से नीचे गिरना शुरू कर देती है, वह कोण आपका, ये कोण है जो आपका, ये विश्राम कोण कहलाएगा। जब वस्तु गिरना शुरू कर देती है तब, अगर वस्तु यहाँ पे स्थिर रहेगी, यहाँ पे नहीं गिर रही है, तब ये विश्राम कोण नहीं कहलाएगा। अगर जब गिरना शुरू होगी तभी आपका विश्राम कोण कहलाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु जिस पर एक पिंड का संपूर्ण भार संकेंद्रित माना जाता है वह होता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा, इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब गुरुत्व केंद्र, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, सबको शायद मालूम भी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो बल। देखिए न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन क्या दिया है, दो बल 120 डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं, यदि बड़ा बल 40 न्यूटन और परिणामी छोटे बल से लंबवत हो तो छोटे बल का मान क्या होगा। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बच्चों को अगर फार्मूले नहीं याद रहेंगे तो यार इसमें फंस जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले कह रहा है, दो बल 120 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि कोई दो बल हो गए, ठीक है। इसको किसी को मान लीजिए ये F2 मान लीजिए हो गया और ये F1 हो गया, ठीक है। दो बल 120 अंश के कोण पर, यहाँ पे 120 अंश हो गया इनके बीच, 120 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं। बड़ा बल 40 न्यूटन है, इसको बड़ा बल मान लीजिए हम 40 न्यूटन है, तथा और परिणामी बड़ा बल 40 न्यूटन है और परिणामी छोटे बल से लंबवत हो, तो देखिए ये छोटा बल है तो परिणामी छोटे बल से लंबवत कर रहा है। जो R आपका कह रहा है ये छोटे बल से लंबवत कर रहा है। ये अगर कह देता कि R जो है आपका बड़े बल से लंबवत है, तो आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ से इस टाइप के कोण बनता, ठीक है। यहाँ से लंबवत होता बड़े बल से, लेकिन कह रहा है कि छोटे बल से लंबवत है तो इससे लंबवत होगा, ठीक है। आर का मान, अब देखिए क्या कह रहा है कि लंबवत हो तो छोटे बल का मान बताएं, छोटे बल का हमें मान बताना। देखिए tan अल्फा, इसका फार्मूला क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू F1 साइन थीटा, tan अल्फा इक्वल टू F1 साइन थीटा अपान F1 प्लस F2 कॉस थीटा। देखिए काफ़ी इजी फार्मूला है, tan अल्फा इक्वल टू F1 साइन थीटा अपान F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अब देखिए tan अल्फा क्या होगा, जो R अभिलंब प्रतिक्रिया आपका दिया है वही आपका tan अल्फा हो जाएगा। तो tan अल्फा, tan 90 अंश का मान कितना होता है, तो इसका होता है अनंत, मतलब इन्फिनिटिव क्या लिखते हैं 1/0, ठीक है। tan अल्फा इक्वल टू 1/0। चलिए इसको मिटा लेते हैं एक बार,
अब देखिए टेन अल्फा इक्वल टू 1/0 हो गया। अब देखिए फार्मूले में था टेन अल्फा इक्वल टू F1 साइन थीटा, तो F1 का मान क्या दिया है, F1 साइन थीटा। तो F1 का मान हमने जो बड़ा बल था वो 40 दिया है, और साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना दिया है 120 अंश, ठीक है। प्लस बट F1 प्लस F2 कॉस थीटा, तो F1 प्लस F2 40 और कॉस थीटा, तो कॉस 120 अंश, ठीक है। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारे पोर्शन जो हैं ये आपके जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे पोर्शन क्या हो जाएंगे, आपके जीरो हो जाएंगे, इसलिए कि यहाँ से जीरो से मल्टीप्लाई होगा। बच जाएगा कौन, F1 प्लस 40 मतलब 14 कॉस थीटा मतलब कॉस 120 अंश। तो देखिए F1 प्लस 14 और कॉस 120 अंश का मान कितना होता है, कॉस 120 अंश का मान होता है -1/2। तो देखिए यहाँ पे मिटा कर हम दिखा दें, F1 प्लस 40 इंटू कॉस 120 अंश का मान होता है -1/2। अब देखिए 2 से 20 बार में कट जाएगा, और यह F1 इक्वल टू आ गया आपका -20, तो F1 का मान आप पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, F1 का मान 20 हो जाएगा। देखिए काफ़ी इजी था, बस आपको फार्मूला याद रहना है, आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं, माइंड में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इसका फिगर आपको बना लेना है कि जैसे कौन F1 रहेगा कौन F2 रहेगा, आप किसी को मान सकते हैं, इसको F1 मानिए या फिर इसको F1 मानिए या फिर इसको F2 मानिए, इसको F2 मानिए। ये जो आपका बीच का कोण है 120 रहेगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि न्यूटन और परिणामी छोटे बल से लंबवत है, यहाँ पे परिणामी जो है ये छोटे बल से लंबवत कर रहा है, मतलब इस बल से लंबवत कर रहा है। यही अगर इसको हमने छोटा माना था, इसको भी छोटा मान सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे लंबवत कर रहा है छोटे बल से, वही कहता है कि अगर बड़े बल से लंबवत है तो कुछ इस प्रकार का आपका एंगल जाता है, इससे आपका कुछ इस प्रकार का, इससे 90 अंश बनता है, ठीक है। तो छोटे बल से लंबवत कर रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और इसका आंसर बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला एक बार और आप मैं बता दूं आपको, टेन अल्फा इक्वल टू F1 साइन थीटा, आप लिख लीजिए कहीं, अपान F1 प्लस F2 कॉस थीटा। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, कॉस थीटा का मान, साइन थीटा का मान भी दिया हुआ है, कॉस थीटा का मान भी यहाँ से आपको 20, और जो टेन अल्फा दिया है वो आपका आर मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया है, जो आपका 90 डिग्री दिया था बीच में, ठीक है। यह आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इसका ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो संगामी बल P और Q के मध्य कोण 180 डिग्री हो तब परिणामी R क्या होगा। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको मैंने फार्मूला भी बताया था कि इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए फार्मूले के थ्रू ही निकलेगा, फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। देखिए आपको फार्मूला मैंने बताया था, परिणामी क्या होता है, R इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 180 दिया है, तो कॉस 180 का मान कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, और -1 होता है तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। अब देखिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ अंडर रूट में है, तो ये क्या हो गया, P माइनस Q का होल स्क्वायर हो गया रूट में, ठीक है। P माइनस Q का होल स्क्वायर हो गया रूट में, तो P माइनस Q का होल स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, P माइनस Q। काफ़ी ईजी है, बस आपको फार्मूला याद रहेगा तो डायरेक्टली इसके फार्मूले से आप कर सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो देखिए आपका आंसर आ गया P माइनस Q, ऑप्शन में कहीं देख लीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा P माइनस Q। बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला होता है R, जो परिणामी होता है R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। देखिए फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब दो बल दोनों P के बराबर हैं, एक दूसरे से 90 अंश पर कार्य करते हैं, तब उनका परिणामी क्या होगा। देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। R आपका होता है R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये मालूम है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जब दो बल दोनों P के बराबर है, मतलब P भी है और Q भी है, तो दोनों P के बराबर है, तो देखिए इसको करिए P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, जो Q है वो भी P के बराबर है, प्लस 2PP, P Q की जगह पे P रहेगा, और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। तो सबके जहाँ पे भी Q है वहाँ पे कह रहा है कि दोनों P के बराबर है, तो दोनों P हो जाएगा, तो P स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, ठीक है। तो 0 होगा तो इतना, तो ये मल्टीप्लाई में है, इतना आपका 0 आ जाएगा, और बचेगा क्या, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर रूट में बचेगा, तो 2P स्क्वायर हो जाएगा रूट में 2P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से P स्क्वायर को एक बाहर निकाल लेंगे, बचेगा अंडर रूट 2
√2 बचेगा। देखिए यहाँ पे p स्क्वायर है तो यहाँ से तो p 1 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और p√2 आपका आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन p√2 कहीं दिख रहा है, p√2 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे p/√2 दिया है तो ये नहीं होगा, p√2 होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए काफ़ी ईजी टाइप का क्वेश्चन है, ये घुमावदार क्वेश्चन है। इसको आप अगर सॉल्व किए नहीं रहेंगे, पहले से सॉल्व नहीं किए रहेंगे तो आप एग्जाम में डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। भले ईजी है या फिर टफ है, इसके कोई मतलब नहीं रहता। अगर आप पहले से सॉल्व नहीं किए हैं तो आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम के दिन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण गुणांक निर्भर करता है। देखिए घर्षण गुणांक है वो किस पर निर्भर करता है। देखिए आपको हम फिगर के माध्यम से बताते हैं। ये जो है आपका देखिए ये जो आपका फिगर है, आपका मान लीजिए कि कुछ प्रकार इस प्रकार का आपका फिगर हो गया, ठीक है। अब ये जो देखिए पेंट काम नहीं कर रहा, हाँ ये इस प्रकार का आपका कुछ फिगर हो गया, ठीक है। और इस पर कोई भी मतलब वस्तु रखी है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, अदरवाइज जो भी वस्तु हो। अब देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए कि ये खुरदुरा होगा, आपका जो तल है ये खुरदुरा होगा, अगर यहाँ पे अगर रफली होगा तो इस पे ज़्यादा घर्षण बल का मान लगेगा। अगर रफ नहीं होगा, एकदम चिकना होगा, मुलायम होगा तो कम घर्षण बल लगेगा। तो ये क्या किस पर निर्भर करेगा, ये जो सतह है इसकी प्रकृति पर। ये जो सतह आपको दिख रहा है इसकी ये प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतह की प्रकृति पर। जो भी मतलब घर्षण गुणांक निर्भर करेगा वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगा। कि अगर मान लीजिए अगर सतह चिकना रहेगा तो आसानी से मतलब जो भी वहाँ पे भार वाला वस्तु रहेगा उसको, पिंड को आसानी से कहीं ले जा सकता है। अगर चिकना नहीं रहेगा, खुरदुरा रहेगा, रफ रहेगा तो उसको मतलब ज़्यादा ताकत लगेगी, ज़्यादा बल लगेगी, तो घर्षण बल का मान उतना अधिक होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, घर्षण गुणांक पर निर्भर करता है सतह की प्रकृति। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से रिंग वलय के केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। देखिए अक्ष के सापेक्ष, रिंग मतलब वलय कह रहा है, वलय मतलब सर्कुलर टाइप का होता है रिंग वलय। इसके अक्ष से मतलब अक्ष से के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा, इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी, I=mr²। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जड़त्व आघूर्ण का चैप्टर, तो इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा, I=mr²। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घूर्णन त्रिज्या तथा जड़त्व आघूर्ण के बीच संबंध होता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी मैंने पिछली वीडियो में, शायद उसकी पिछली वीडियो में फर्स्ट पार्ट में कराया है। अब आपको मालूम होगा जड़त्व आघूर्ण I= क्या होता है, mk²। देखिए इस पद में कुछ दिया है क्या, I=mk²। देखिए इस पद में कुछ नहीं दिया है, k के पद में दिया है। देखिए यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो ये m इधर चलाएगा, तो I/m=k²। अब यहाँ से k² I/m है तो k क्या हो जाएगा, √IM, k=√IM। देखिए अंडर रूट में शायद दिया है ऊपर k=√m/√i है, तो ये नहीं होगा, √i/√m होगा। ये k दिया है √m/√i, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है, तो देखिए ऑप्शन सी को दिया है k²। यहाँ पे ये शायद सॉल्व नहीं किया, करड़ी में नहीं लगाया, तो k² आपको किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। ये नहीं कि आपको जैसे फार्मूला आता है वैसे पूछे, उसको पक्षांतर करके आपसे किसी के फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो I=mk² होता है, तो m को पक्षांतर कर दिया है I/m, तो k² हो जाएगा I/m। तो k² I/m जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, k² I/m। और वही अगर k कर दिया होता तो ये इक्वल टू हो जाता I/m, जो था वो रूट में हो जाता, ठीक है। अगर k कर देता तो, लेकिन k² दिया है तो इक्वल टू I/m हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर, शायद आपका कमेंट क्वेश्चन होगा। देखिए कमेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। यांत्रिकी वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल गति का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए है स्थिति विज्ञान, ऑप्शन बी है गति विज्ञान, ऑप्शन सी है बल गति विज्ञान और ऑप्शन डी है शुद्ध गति विज्ञान। तो अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आशा करता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को मालूम भी होगा। अगर नहीं मालूम होगा तो मैं आपको PDF जो बनाऊंगा उसमें इसको टिक करके दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और PDF में कब दूंगा, PDF आज शाम तक प्रोवाइड हो। जैसे मेरा लैपटॉप क्रैक हो गया था तो मैं आज शाम तक कोशिश करूंगा कि जितने भी PDF हैं तो उनको सारी PDF को मैं आप तक प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।